नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रिजेश भंडारी में। और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हर बार मेरा यही प्रयास होता है कि मैं आपको नए लोगों से मिलवाऊं, कलाकारों से मिलवाऊं और हर बार एक नई पर्सनैलिटी से मिलवाऊं। और जिनसे मैं आज मिलने आया हूं उनका नाम है आभा आत्रेय जी, जो कि एक डायरेक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं और सोशल वर्कर हैं और समाज के लिए बहुत सारे ऐसे काम करती हैं जिससे कि हमारे समाज में महिलाओं के जो स्थिति है उसको उसमें कुछ सुधार। तो अब मैं स्वागत करता हूँ आभा जी का। नमस्कार आभा जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। और थैंक यू सो मच कि आप मुझसे बात कर रहे हो और आपने मुझे समय दिया। तो आभा जी, बात करते हैं अभी आपका जो फ़िलहाल एक प्रोग्राम हुआ है सपने सुहाने, उसके बारे में ही आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वो क्या है और वो किसके थ्रू आपने करवाया था और क्या उसके पीछे आपका मोटो सपने क्या था। सुहाने अभिव्यक्ति कल्चरल फोरम जो है उसकी तरफ से हमारा यह प्रोग्राम था। अभिव्यक्ति जो एक संस्था है, हमारी सांस्कृतिक संस्था है, ये बेसिकली होम मेकर्स हैं हम लोग सब। और करीब इसमें 35 लेडीज़ हैं और हम लोग अपने पैशन के लिए म्यूज़िक, डांस और एक्टिंग में जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उनका ये ग्रुप एक मैंने बना रखा है। और हम लोग समय समय पर मिलते हैं और स्टेज शोज़ जो है वो भी पुटअप करते रहते हैं। तो उसी के तहत मैंने ये हिंदी नाटक जो है ये मैंने करवाया था। इसमें बेसिकली 3 एकांकी थे और तीनों ही हास्य थे। आभा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है और आपने आपने एक्सपीरियंस जो बताया लोगों का और ऑडियंस जो थी जी उस दिन वो बहुत अच्छी थी। मैं भी इवन उस प्रोग्राम में था, मैंने भी देखा था, वो बहुत जी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आभा जी, जैसे ये तो आपका अभी आप जो करंट में कर रही हैं ये सब चीज़ें, बट हर कलाकार की ज़िंदगी में या हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से उसे लगता है कि हाँ वो एक्टिंग कर सकता है या गाना गा सकता है या म्यूज़िक बजा सकता है या डांस कर सकता है। तो आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा दिन आया होगा। जी तो जी फिर उस दिन जी वो क्या दिन था, मतलब वो क्या एक्टिविटी थी यार, क्या क्या ऐसा इंसिडेंट था जिससे जी कि आपकी जी लाइफ चेंज हुई। जी। देखिए, ऐसा था कि बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कल्चरल एक्टिविटीज़ का। और बहुत कम उम्र से, मैंने 6 साल की उम्र से स्टेज पर आना शुरू किया था, कथक डांस परफॉर्म किया था। उसके बाद मैं बराबर स्टेज पर एक्टिविटीज़ में आती रही थी। पर दरअसल असली जो था, मेरी शुरुआत ये मैरिज के बाद हुई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड डिफेंस ऑफिसर हैं। और उसमें हमें बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि उसमें बहुत ज़्यादा हर एक्टिविटी में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो काफ़ी चीज़ों में मैंने प्लेज़ में भी पार्टिसिपेट किया, म्यूज़िकल प्रोग्राम्स में भी किया, डांसेस में भी किया, डायरेक्शन मैंने काफ़ी किए हैं। तो इस तरह से मैंने अपने पैशन को पूरा किया और हमेशा मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रही थी। आभा जी, ये तो आपने अपने सफ़र की बात बताई कि कैसे ये शुरुआत हुई। बट मैं आपसे यहाँ पर एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि जब भी हम ये सब करते हैं, कोई कल्चरल एक्टिविटी करते हैं, एक्टिंग करते हैं या ड्रामा करते हैं या गाते हैं, तो जो हमारी ये सोसाइटी की मेंटेलिटी कह सकते हो या समाज में हमारा आप कह सकते हो कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो आप जैसे पहले करती थी तो उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा सोसाइटी थोड़ी, आज तो फिर भी थोड़ा बहुत खुल गई है, समाज लोग थोड़ा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उस टाइम पे तो एक्सेप्टेंस भी बड़ी मुश्किल से होती होगी। तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आप ये सब करती थी और जब आप इस सबको आगे लेके जा रही थी तो। देखिए, ऐसा था कि मेरी फैमिली का तो मुझे बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। स्पेशली मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। और लकीली मौका भी मुझे बहुत मिला करने का, क्योंकि डिफेंस में हम लोगों के यहाँ बहुत फंक्शंस होते रहते हैं और काफ़ी एक्टिव लाइफ रहती है। अगर हम करना चाहें तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिलती हैं। तो उससे मुझे बहुत एडवांटेज हुआ। तो मैंने घर की जिम्मेदारियां भी पूरी तरह उठाई, बच्चों की भी जिम्मेदारियां उठाई और सब एक्टिविटीज़ में मैं फैमिली के सपोर्ट से पार्टिसिपेट करती रही थी। हाँ, तो और जैसे हमारी अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी तो आपने बताया था कि आपने रेडियो पे भी काम करा है।
तो जी। वो एक्सपीरियंस आपका क्या था और किस रेडियो पे काम करा, अगर आप वो हमारे दर्शकों को बताएं तो। मैं दरअसल आकाशवाणी जोधपुर में थी 85 से 90 तक, और वहाँ पर कैजुअल कंपेयर थी, हिंदी कंपेयर। तो मेरे पास होता था गीतांजलि, जो कि फरमाइशी गानों का प्रोग्राम होता था, और वो लाइव होता था। और एक मेरे पास नारी वाटिका होता था, जो हमेशा संडे को ब्रॉडकास्ट होता था, महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम। और एक बच्चों का बहुत फेमस प्रोग्राम होता था, चुनमुन, वो अक्सर मेरे पास होता था। उसके अलावा मैं ड्रामा सेक्शन में भी थी, तो काफ़ी फीचर्स मैंने तैयार किए थे उस टाइम में, और बहुत ही अच्छा एक मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस रहा था कि मैंने बहुत सीखा वहाँ पर, और बहुत ही वो टेन्योर मैंने बहुत एंजॉय किया अपना। और इससे अच्छा एक्सपीरियंस तो मिल ही नहीं सकता था मुझे कभी। मैम, यहाँ पर जैसे आपने बताया कि रेडियो आप कर रही थी और एक्टिंग भी कर रही थी, तो ये अभिव्यक्ति आपके दिमाग में कैसे आया कि कैसे अभिव्यक्ति को हम स्टार्ट करें, कैसे आपके दिमाग में आया ये? अभिव्यक्ति मेरे दिमाग में इस तरह से आया कि नोएडा में 2007 में सबसे पहले मैंने हिंदी प्ले किया था, पूरा 2 घंटे का प्ले था, जो कि भ्रूण हत्या पर था, गर्ल चाइल्ड पर था, मेरा कसूर क्या है। उसके बाद मैं करीब करीब हर साल ही और स्टेज पर ये 2-2 3-3 घंटे के मैं प्ले करती रही, नृत्य नाटिका वगैरह करती रही, बहुत सालों तक मैं करती रही है। फिर मैंने सोचा, और मुझे लोगों ने भी सजेस्ट किया कि और भी ज़्यादा हम इसको क्यों ना बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये सोचकर मैंने अभिव्यक्ति जो थी कल्चरल फोरम, ये मैंने स्टार्ट कर दिया था। इसको 4 साल हो चुके हैं और अभी। इसमें जितनी भी सारी लेडीज़ हैं वो सारी होम मेकर्स हैं? जी, इसमें ज़्यादातर होम मेकर्स हैं, और एज ग्रुप की कोई बाइंडिंग नहीं है। करीब 35 लेडीज़ हैं इसमें 20 साल की भी लड़की है, और 60 इयर्स की, 65 इयर्स की भी लेडीज़ हैं। जो भी जिस चीज़ में अच्छा होता है उसको वो रोल हम दे देते हैं, और ग्रूमिंग करने की कोशिश करते हैं। ये दरअसल एक प्लेटफॉर्म है, और जब भी पॉसिबल होता है साल में कम से कम 2 स्टेज शोज़ हम लोग कर देते हैं। लेकिन कोविड के टाइम पर 2 साल जैसे स्टेज शोज़ नहीं कर पाए थे, तो पूरे अभिव्यक्ति में हमारा जो चैनल एक हमने बना रखा है, तो उसमें डांसर्स जो थे वो हम लोग हर 2-3 दिन में एक लाइन ऑनलाइन डांस था, अपलोड करते रहते थे। बहुत पॉपुलर हुए वो। असल में जैसे ये तो आप बता रहे हो कि आपने अभिव्यक्ति स्टार्ट करा, आपका ये एक पैशन है, बट जैसे आपने बताया कि आप एक एनजीओ से भी जुड़ी हुई हैं, समाज के लिए भी आप कुछ कर रही हैं, मतलब समाज को भी, मतलब नारियों के लिए, स्पेशली लेडीज़ के लिए आप काम कर रही हैं, तो वो कब जुड़ी हैं और उसका क्या एक्सपीरियंस है? दरअसल मैं लॉयनर्स क्लब में हूँ, और अभी मैं डिप्टी डायरेक्टर की पोजीशन पे हूँ। मैं 2005 से जुड़ी थी, क्योंकि मेरे में भी जज्बा था कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, और मोस्टली हम इसमें काम करते हैं जो कि लेडीज़ के अपलिफ्टमेंट के लिए करते हैं। जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं, उनके लिए मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, एजुकेशन में उन लोगों को हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं। विलेजेस में जाकर हम लोग नुक्कड़ नाटक करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, काफ़ी काम सोसाइटी के लिए करते हैं उसमें। जो भी बातें आपने बताई ये तो बड़ी अच्छी थी, बट एक चीज़, जैसे मैं आपके घर के अंदर घुसा था तो मैंने बहुत सारे आपके घर के अंदर जो ये पेंटिंग्स लगी हुई हैं, या मतलब आपने खुद बनाई, और जैसे आपने बताया भी फाइन आर्ट के बारे में अगर हम बात ना करें तो ये बात फिर अच्छी, मतलब बात पूरी नहीं होगी। तो फाइन आर्ट का आपको शौक़ कैसे हुआ, और क्या क्या आपने किया है, और मतलब आपने जैसे बताया एग्जीबिशन भी आपने लगाई हैं, और मतलब उस तरीके से, तो क्या क्या आपने, कैसा था वो एक्सपीरियंस और कैसा रहा, आप कैसे करती हैं वो? जी, फाइन आर्ट जो था वो एक्चुअल में पैशन मेरा बहुत था, पर सबसे पहले जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो 1970 से लेकर 80 तक, और मेरा बाटिक आर्ट जो था उसकी तरफ इंटरेस्ट बहुत हो गया, तो अपने में खुद की डिज़ाइनिंग वगैरह करती थी। और मैंने 1974 में बाटिक
एक एग्ज़िबिशन लगाई थी पूना में बाल गंधर्व आर्ट गैलरी के अंदर। तो वो मैं इनवाइट किया था किसी ने वहाँ पर, और वहाँ मुझे बेस्ट एग्ज़िबिशन का प्राइज़ भी मिला था। पर उसके बाद जब 1975 में बहुत बड़ी मैंने लार्ज स्केल पर एग्ज़िबिशन लगाई, जो कि 4 दिन तक एग्ज़िबिशन सुबह से शाम तक चली थी, और उसमें बाटिक आर्ट की ही सारी चीज़ें थी, जिसमें कि वॉल पैनल्स के अलावा साड़ी बॉर्डर्स थे, लैम्प शेड्स थे, टाइयाँ थीं, कुशन कवर्स थे, बहुत तरह की चीज़ें थी, और सेल भी अच्छी हुई थी। उस वक्त लोकल पेपर्स ने भी बहुत अच्छा कवरेज किया था। अच्छा, ये वही सेल थी या वही एग्जीबिशन थी जिसमें जगजीत सिंह साहब जी ने जी जी आपसे 4 कुशन खरीदे थे? जी, मुझे अभी भी याद है कि जगजीत सिंह जी जो हैं, वो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी, प्रणाम करती हूँ उनको। उस वक्त वो नए नए आए थे इंडस्ट्री में, तो तब वो मेरे से 4 कुशन कवर्स ख़रीद कर ले गए थे। और बहुत मुझे बाद में जब वो बहुत पॉपुलर हो गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी सेलिब्रिटी ने मेरी चीज़ ख़रीदी, तो ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। पर बाद में भी मैं जब जब मौका मिलता है फ़ाइन आर्ट करती रहती हूँ। अभी देखिए पेंडेमिक के वक्त 2 साल ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं रहीं, तो मैंने मंडाला डॉट वर्क किया, मधुबनी किया, कोन वर्क किया, वर्ली किया, तो इस तरह से बस अपनी हॉबी को डेवलप करती रही थी मैं। आभा जी, आपसे जो बातें करी, जी इतनी इतनी लंबी आपकी जर्नी है, बट ऐसा कुछ भी ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि जो हमें लगता है कि अब लाइफ में ऐसा दोबारा नहीं हो सकता, या मतलब आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जो आपको हमेशा याद आता हो, या आपको लगता हो कि वो एक्सपीरियंस अब दोबारा कभी नहीं हो सकता? एक आपको वाक़या सुनाती हूँ। ये उस टाइम की बात है, शायद मैं 14-15 साल की थी। तो हमारा जो डांस का ग्रुप होता था अजमेर में, हम जगह जगह राजस्थान में परफॉर्म करने जाते थे, तो दिल्ली भी हम आए थे। तो तब मैंने वहाँ पर परफॉर्म किया था, कथक डांस में मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था। तो उस टाइम जो आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, वो हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने प्राइज़ दिया। तो जब मैं स्टेज पर प्राइज़ लेने गई तो मैंने शेक हैंड किया उनसे, तो मुझे उनका हाथ इतना सॉफ्ट लगा, तो बहुत मैंने एंजॉय किया। फिर मैं थोड़ा सा मुड़ के आई, लेकिन मेरा मन नहीं भरा, तो मैंने वापस जाकर शेक हैंड किया और वो हादसा मैं कभी भी नहीं भूल सकती। मतलब वैसा कभी लाइफ में दोबारा नहीं आया मौका। हम लोग 4 फरवरी को अभिव्यक्ति कल्चरल फोरम की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो उसका ये एक नृत्य नाटिका मैंने प्लान किया है, और करीब 6 महीने से मैं इसके लिए पढ़ाई कर रही हूँ ऑलरेडी, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। इसका नाम रखा है मैंने अनन्य भारत, और इसमें मैंने वैदिक कल्चर से लेकर और कंटेम्प्रेरी तक पूरा लिया है। मतलब हर स्टेज को लिया है मैंने। वैदिक कल्चर को लिया है, भक्ति संगीत को लिया है, भारतीय नारियों को लिया है, देन उसके बाद मुग़ल टाइम में जिस तरह के डांसेस वगैरह हुआ करते थे, वो मुजरा स्टाइल जैसे, उसको लेने की कोशिश की है। फिर उसके बाद ब्रिटिश पीरियड था, तो ब्रिटिश पीरियड में डांसिंग एकदम से चेंज हो गई थी, तो उस टाइम में जो डांसेस थे वो, और आजकल जो डांसेस चल रहे हैं वेस्टर्न, थोड़ा बहुत उसको भी लिया है कंटेम्प्रेरी में। लेकिन लास्ट में मैंने ये दिखाने की ये कोशिश की है कि हमारे देश में चाहे कितनी भी विभिन्नताएं हों, लेकिन फिर भी हमारा देश जो है वो एक है, और मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। तो आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, और यही हमारा अनन्य भारत है, और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत धूमधाम से इस शो में मनाएंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद आभा जी। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आप ये शो करने वाले हैं 4 फरवरी 2023 में। जी जी जी। आभा जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और आपने अपनी लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसे गुणी कलाकारों को आपके सामने ला सकें, और उनके अनुभव जो है उनके जीवन के जो अनुभव हैं आपके साथ साझा कर सकें। और मैं इसी के साथ आभा जी का भी धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद आभा जी, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच।